हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम आपके काइनेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पहले हम रेट लॉ को समझेंगे, जिसकी हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्लियर करोगे। रेट लॉ को लिखने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था। सिंस रिएक्शन हो रहा है तो आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, हमारा रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दैट्स वाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। तो अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो, ये हमारे पास टाइम है और यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ में हमारा रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इनिशियल टाइम पर, दैट मीन्स जब आपका टाइम 0 सेकेंड है, तो प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं, प्रोडक्ट थोड़ी होगा। रिएक्शन स्टार्ट किया है, सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, तो टाइम 0 पर प्रोडक्ट 0 होगा। पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा हमारा रिएक्शन होता जाएगा। दैट मीन्स आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज। दैट इज द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमने देखा कि जो हमारा रेट था, व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने जब देखा कि जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही थी वैसे वैसे हमारे रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज हो रहा था। स्टार्टिंग में हमारी रिएक्शन बहुत स्पीडली होती है क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हमारे रिएक्शन का कंसंट्रेशन कम होता गया। तो हमें पता चला कि हमारे रिएक्शन का स्पीड भी धीरे 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 कम होता गया। ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि प्रोडक्ट के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं था, पर रिएक्टेंट के घटने पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने पर हमारे रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा था। तो पहले साइंटिस्ट ने ये बोला कि हमारा जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इन्होंने कहा जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट डिक्रीज होगा हमारे रिएक्शन की स्पीड भी डिक्रीज होती जाएगी। तो एंटायर रिएक्शन में हमारे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं था। अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है इस फॉर्म में और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो आपके साइंटिस्ट ने बोला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, दैट इज व्हाट, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो उन्होंने कहा रिएक्टेंट की पावर सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट बहुत सारी रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट किए गए और देन ये चीज ऑब्जर्व की गई
कि जो हमारा रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करता है, बट उनकी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होती। हर बार जरूरी नहीं है कि उनकी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हो। ये जो बोलता है दैट इज, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे आप क्या बोलते हो? लॉ ऑफ मास एक्शन। बट एक्सपेरिमेंटली पता चला कि हमारे रिएक्शन का रेट लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो ही नहीं करता। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रिएक्टेंट का जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज द पावर ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये चीजें वैरी कर रही थी। एक्चुअली में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसी भी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल टर्म है ही नहीं। जो हमें दिख रहा है उससे तो हम रेट को फाइंड ही नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी रिएक्शन के रेट को हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना। किसी भी रिएक्शन का रेट सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट होता है। जो आपको चीजें दिख रही होती हैं उससे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक टर्म है। तो फिर क्या हुआ? साइंटिस्ट ने ये बोला कि हमारे रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है किसके? हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। बट उन्होंने बोला इनकी जो पावर है ना, ए कंसंट्रेशन का जो पावर है और बी कंसंट्रेशन का जो पावर है, ये पावर सिर्फ वो कंसंट्रेशन है जो एक्चुअली में आपके रिएक्शन के रेट को डिसाइड करती है, राइट? ये जो मैंने अल्फा एंड बीटा राइट किया है, जो आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर है, दीज आर नॉट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वो नंबर्स हैं, ये वो इंटीजर है, ये वो फ्रैक्शन है। आप देखिए ये जो अल्फा एंड बीटा है ना वो आपका इंटीजर नंबर हो सकता है, इवन वो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है और कुछ केस में ये जीरो भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। हो सकता है आपके रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। तो ये जो हमने अल्फा एंड बीटा राइट करना है वो जीरो हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये अल्फा बीटा है क्या? ये अल्फा एंड बीटा वो पावर है जो एक्चुअली में ये आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का वो टर्म है जो एक्चुअली में डिसाइड करेगा मेरे रिएक्शन के रेट को। अब हम कैसे बताएंगे? हम नहीं बता सकते। हम रिएक्शन को देख के तो बता ही नहीं सकते ये अल्फा एंड बीटा क्या है। ये सब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। बट एग्जाम में हमें रेट लॉ लिख कर दिया जाता है, राइट? क्योंकि हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको एग्जाम में गिवन होगा कि इस रिएक्शन का रेट लॉ ये है, राइट? अब क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे कांस्टेंट। तो आप राइट करेंगे रेट इक्वल्स टू के, एक की कंसंट्रेशन अल्फा एंड बी की कंसंट्रेशन बीटा। याद रखना ये अल्फा और बीटा आपके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है वो नहीं हो। इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो ये अब जो हमने लिखा ना ये एक्सपेरिमेंटली ठीक है कि हमारी
रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, एंड उनका जो पावर होगा वो क्या फाइंड किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटली। एंड देन इसको कहा गया लॉ, रेट लॉ, राइट। इसको हम कहते हैं रेट लॉ, दैट इज योर रेट लॉ। तो किसी रिएक्शन की स्पीड को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, दैट इज योर रेट लॉ। याद रखना, हम रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, आप रिएक्शन को देखकर नहीं समझा पाओगे। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है, हम इस अल्फा को बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। ये जो अल्फा है इससे आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। अल्फा एंड बीटा आपको क्लियर हुआ। अब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ये जो हम रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं ना, इस रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर में आपने जो राइट किया है, इनका सम देता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारे रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर में जो हमने राइट किया है उनके सम को आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछते हैं तो मैं बोलूंगी अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो जब हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे, बहुत सारी चीजें। तो आप इससे नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। अभी देखिए, क्या रेट लॉ में किसी रिएक्शन को देखकर राइट कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रेट लॉ सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे एग्जाम में कोई एक रिएक्शन होती है, उसका रेट लॉ गिवन होता है एंड पूछा जाता है उसका ऑर्डर निकालो। तो देखिए कितना सिंपल है, जो भी रेट लॉ लिखा होगा कंसंट्रेशन की पावर को जस्ट ऐड कर देना, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अल्फा एंड बीटा फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा जीरो भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारे किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, वो जीरो भी हो सकता है। जो आप इस चैप्टर में रीड करोगे, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो आपकी किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो नहीं होगा, आप ऐसी बहुत सारी रिएक्शन देखोगे। इवन किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एज्यूम करो कि मुझे किसी रिएक्शन का रेट लॉ इस तरह से गिवन था, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 3/2, बी की पावर 0 एंड सी की पावर 1। एंड मुझसे कहा जाए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर राइट करो। जिस रिएक्शन का ये रेट लॉ मैंने राइट किया है, इस रेट लॉ का की हेल्प से मुझे ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपली, पावर 3/2, पावर 0 एंड पावर 1।
तो 3/2 प्लस 1 बिकम 5/2। तो जिस रिएक्शन का ये रेट लॉ है उसका ऑर्डर 5/2 है। क्लियर हुआ आपको हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? एंड आप देखिए ये जो 3/2 है ना, 3/2 दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। 0 इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ये 1 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इस रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट होंगे ए बी सी। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3/2 होगा, बी के रिस्पेक्ट में 0, सी के रिस्पेक्ट में 1। एंड मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ, ये जो मैंने 3/2, 0 और 1 राइट किए हैं इसका मतलब है ये वो टर्म्स हैं जिस पर एक्चुअली मेरे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। तो b की पावर 0 है, इसका मतलब है हमारा जो b रिएक्टेंट होगा वो एंटायर रिएक्शन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। आप सुनना मेरे पॉइंट को, मैंने b रिएक्टेंट की पावर 0 राइट किया, इसका मतलब है इस पूरी रिएक्शन में हमारे पास जो b रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। एंड क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो उसकी वजह से मेरे रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा। तो उस b के रिस्पेक्ट में मेरे रिएक्शन की स्पीड चेंज नहीं होती। दैट्स वाई हमने यहाँ पर b की पावर 0 राइट कर दी। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एज्यूम करो हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराना है, तो आपको पता है क्या बनेगा? HCl बनेगा, राइट? अगर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, रेट लो हम नहीं राइट कर सकते रिएक्शन को देखकर। हमने इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया एंड देन हमें पता चला कि इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0 की पावर 0 एंड क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर भी 0। दैट मीन्स रेट इज इक्वल्स टू k H2 की पावर 0 एंड क्लोरीन की पावर भी 0। ये जो k है ना इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ये k भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अभी डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर भी 0 है एंड क्लोरीन की भी। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो स्पीड है दैट मीन्स जो रेट है ना तो वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से इफेक्ट कर रहा है एंड ना क्लोरीन की कंसंट्रेशन से। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी इस रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं दे रही है और क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी इस रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं डालती है। दैट्स वाई इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 0। ऑर्डर 0 होने का मतलब है आपका कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी आपको क्लियर हुआ ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर हमें ये बताता है कि एक्चुअली में उसके रिएक्टेंट किस तरह से मेरी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। बट हम ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप इस रिएक्शन को देख के बता सकते थे कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर 0 है? नहीं, आप नहीं बता सकते थे। तो याद रखिए रेट लो एंड ऑर्डर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अब एक क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर फाइंड करने से रिलेटेड। हमारा न्यूमेरिकल है द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन
is found to be rate equals to K A की पावर 3/2 and B का concentration का power 2. How would rate of reaction change if A concentration is 4 times? पहले हम रिएक्शन के रेट लॉ को राइट करते हैं. आपका रेट है K A की पावर 3/2 एंड B की पावर 2. अगर मैं आपसे इस रिएक्शन का, जिसका ये रेट लॉ है, ऑर्डर पूछती हूँ तो आप मुझे ऑर्डर क्या देंगे? आप मुझे बोलेंगे कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3/2 प्लस 2, राइट? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 3/2. बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2. सो आपका ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 2. दैट मीन्स 7/2. अब क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे रेट पर क्या इफेक्ट आएगा अगर हमारे ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, राइट? अगर आपके ए की कंसंट्रेशन को हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट आएगा? तो आप एज्यूम कर लो आपकी ए की कंसंट्रेशन x है एंड हमारे बी की कंसंट्रेशन y है. तो हमारे पास रेट क्या था? कि x की पावर 3/2 एंड y की पावर 2. दैट इज इक्वेशन 1. हमने एज्यूम किया a का कंसंट्रेशन x है एंड b का कंसंट्रेशन y है. तो मैंने a कंसंट्रेशन पे x राइट कर दिया एंड b कंसंट्रेशन पे y राइट कर दिया और दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे न्यू रेट आपको बताना है. कब? जब A का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाए. दैट मीन्स अब हमारा A का कंसंट्रेशन 4x हो जाए. 4 टाइम्स इंक्रीज करना है A की कंसंट्रेशन को. इट बिकम 4x. तो K तो कांस्टेंट है ना. K x कितना हो गया? 4x की पावर 3/2. y में तो कोई चेंज नहीं हुआ, y². दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2. मैं अब इसे सॉल्व करती हूँ. आपका न्यू रेट डैश कितना आएगा? इट बिकम K. आप देखो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे? 4 की पावर 1/2 का क्यूब, राइट? 3/2 था, आप 3 को 1/2 लिख दो. 3/2 को आप ऐसे राइट कर दो. 1/2 अंदर ले लेते हैं, क्यूब को बाहर. 4 का अंडर रूट इस 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट. तो 4 का अंडर रूट 2 and 2 का क्यूब 8. So it become 8 x की पावर 3/2 y². तो मैं न्यू रेट को कैसे राइट करूंगी? मैं इसे राइट करूंगी 8 k x की पावर 3/2 y². और ये क्या है? इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये तो हमारा रेट ही है, राइट? आप इक्वेशन 1 देखो. k x की पावर 3/2 y² इज इक्वल्स टू रेट. तो मैं इसके प्लेस पर रेट राइट करूंगी. तो मेरा रिएक्शन का जो न्यू रेट है वो आपके ओल्ड रेट के 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर आप एक ही कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे तो हमारी उस रिएक्शन का रेट प्रीवियस रेट के 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो आपको समझ आया? हम ऑर्डर से रिलेटेड
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने इस रेट लॉ की हेल्प से ऑर्डर भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको गेट से रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स, तो आप हमें कमेंट में राइट कर सकते हैं। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड देन मोलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंशिएट भी करेंगे, जिससे आपको ऑर्डर से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।